हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे उष्मा चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। उष्मा चैप्टर का दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं और ये सभी चैप्टर दोस्तों हम लूसेंट बुक से करा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 118 से। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो दोस्तों वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? द्रव के ताप पर भी निर्भर करती है, वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो उपयुक्त सभी, चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 120 है। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 121 है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो दोस्तों ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 122 है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 123 है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि दोस्तों उस समय वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 125 है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण दोस्तों ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127 है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 129 है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 131 है दोस्तों। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो दोस्तों पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसलिए वह जो है परेशानी महसूस करता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133 है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो दोस्तों पहाड़ों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 135 है। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 137 है दोस्तों। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 139 है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 141 है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है?
ताप अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143 है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों 145 है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग दोस्तों 6000 केल्विन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।